अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हमने चैप्टर डिस्कस करना है, चैप्टर 6 करंट एंड नॉन करंट एसेट्स। इनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हुए हो कि करंट एसेट्स कौन से होते हैं दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन द 12 मंथ्स। ठीक है। और जो सेलिंग पर्पजेज के लिए रखे जाते हैं, जो बिजनेस की मेन एक्टिविटीज होती हैं, वो करंट एसेट से होती हैं। ठीक है, यानी बिजनेस में सेलिंग की जो एक्टिविटीज होती हैं। नॉन करंट एसेट्स बेसिकली बिजनेस के यूज के लिए रखे जाते हैं। दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन द 12 मंथ्स बट दे गिव बेनिफिट्स टू द बिजनेस फॉर द लॉन्ग टर्म यूज इन द बिजनेस। ठीक है, दे आर केप्ट फॉर द लॉन्ग टर्म यूज इन द बिजनेस, जिनसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हासिल होते हैं, वो नॉन करंट एसेट्स कहलाते हैं। कपड़े की मशीन आपने रखी हुई है और प्लांट एंड मशीनरी है जो आपके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करवा रही है। ठीक है, तो वो जनरेट करवा रही है प्रोडक्ट्स, वेयर प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है। तो क्या है, नॉन करंट एसेट्स बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म यूज के लिए। नॉन करंट एसेट को सेल नहीं करते आप, उनसे बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल करते हैं। ठीक है, तो क्लैरिफाई एक्सपेंडिचर। क्लासिफाई एक्सपेंडिचर क्यों जरूरी है, देखें यहाँ पे दो किस्म के एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में ही आता है, और रेवेन्यू जो होता है एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करते हैं बेसिकली। ठीक है, किस पे इम्पैक्ट जाता है, प्रॉफिट पे इम्पैक्ट जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से प्रॉफिट डिक्रीज होता है, क्योंकि आपको पता है जो भी एक्सपेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज होगा, प्रॉफिट डिक्रीज करवाएगा। इम्पैक्ट ये मस्ट क्वेश्चन आता होता है एग्जाम में, आपको भी आएगा FA2 में। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करवाता है भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन करंट एसेट्स में ऐड होता रहता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विच वी डू फॉर द लॉन्ग टर्म यूसेज। ठीक है, तो उससे हमारा जो है शॉर्ट टर्म यूजेज के लिए नहीं होता, बल्कि वो लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए होता है। और डेफिनेशन की कैटेगरी में कैसा आता है, इट इनहांसेस द बेनिफिट्स ऑफ द नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स की बाज़ का लाइफ को इंक्रीज कर देता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, बाज़ का उसको मोर एफिशिएंट बना देता है ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्शन दे सके। ठीक है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये हम चैप्टर करते हैं। देखें तो क्या कह रहे हैं, मेन रीजन फॉर कमर्शियल ट्रांजैक्शन इन कोडिंग सिस्टम इज डिटरमाइंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको पता है, इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे इसका क्या इम्पैक्ट जाता है, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इम्पैक्ट जाता है। वो ऊपर मैंने बताया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाता है। ठीक है, क्योंकि वो एसेट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आगे देखें, परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। ये सब कुछ आप रीड कर लीजिएगा, बता चुका हूँ मैं ये बातें। ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू क्लासिफाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर करेक्टली इन ऑर्डर टू मेक अ फेयर असेसमेंट ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। जैसे कि आपने कहा था कि अभी क्लासिफाई करने की क्या जरूरत है भाई, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा है कि पिछला चैप्टर मैंने कहा थ्योरेटिकल बेस है अकाउंटिंग की, सब का सब वही है अकाउंटिंग, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको आपने लिंक करना है। यहाँ पे आप कैसे लिंक कर सकते हो, हम कहते हैं भाई साहब बिल्कुल फेयर स्टेटमेंट्स बने। तो फेयर स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगे, जब एक एक चीज को अलग अलग क्लासिफाई किया जाएगा, कौन सी किधर जाए कौन सी किधर जाए। ठीक है, तो देखें, कैश रिसीव्ड इधर इनकम और लायबिलिटी। इनकम हो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, लायबिलिटी हो तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, एक्सपेंस हो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, एसेट हो तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई आपने करना है। ठीक है, डिटरमिन वेदर एन आइटम इज एन एक्सपेंस और नॉट। अब कैसे हम डिटरमिन करेंगे कि ये आइटम एक्सपेंस है कि नहीं। एक्रियूल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पीछे भी आप कहते हो, व्हेन इट इज अर्नड इनकम, व्हेन रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज अर्नड एंड एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज व्हेन दे आर इनकर्ड। हो गए हूँ तो कॉस्ट सच एज इलेक्ट्रिसिटी रेंट, पीछे वाली बातें आपको सब पता है, यहाँ पे कोई चीज नई नहीं है। ठीक है, टू वन पीरियड दे आर इंकर्ड। इंकर्ड क्यों इंकर्ड हुई हैं, क्योंकि हमने जो है उस ईयर में रेवेन्यू अर्न करना है। आपने एक ऑफिस खोला है भाई,
ठीक है। अकाउंटिंग फर्म ही खोली है आपने, ठीक है, जो बिल्कुल स्मॉल है। 10 आपके आगे एम्प्लॉयज हैं, जूनियर सीनियर अकाउंटेंट्स। तो देखें, उस जो एडमिन है, 3 4 5 रूम है उसके, ठीक है। तो वहां पे ज़ाहिर है आप रेंट देते हो, बिजली का बिल वगैरह देते हो, क्यों देते हो भाई, क्यों देते हो, क्वेश्चन। तो देखें, इसलिए आप देते हो अर्निंग पर्पजेज के लिए, ठीक है। आप वहां से अर्न कर रहे होते हो सर्विसेज प्रोवाइड करके, सर्विसेज प्रोवाइड करके आप अर्न कर रहे होते हो। तो वो क्या, इंकर्ड एक्सपेंस इंकर्ड हो रहा है इन रिस्पेक्ट टू अर्न रेवेन्यू, ठीक है। तो वो फिर एक्सपेंस होगा, देयरफॉर दीज आर शोन एज एक्सपेंसेस इन द स्टेटमेंट ऑफ। तो ये मैंने आपको कल भी बताई थी, फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये डिफरेंशिएट करना है, बिजली का बिल अगर आप 1 1.5 साल का दे देते हैं तो 1 साल का काउंट होगा, जो अगर आप दिसंबर 2024 के लिए कर रहे हैं तो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ परचेजिंग अ नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट की परचेज क्या होती है, डज नॉट रिलेट टू वन पीरियड, क्यों, क्योंकि हम इसको लॉन्गर टर्म यूजेज के लिए रखते हैं। एसेट विल बी यूज्ड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू, therefore the cost of the asset should not be shown as an expense, एक्सपेंस के तौर पर नहीं शो हो रही होती। तो अगर हमारे एसेट की कास्ट एक्सपेंस के तौर पर नहीं शो हो रही, तो हम क्या करवाते हैं, उसकी डेप्रिसिएशन करवाते हैं। तो वो एक्सपेंस में जा रहा होता है पर मंथ। हम कहते हैं यार 2,000 का एसेट यानी कंज्यूम हो गया, हमने एक मशीन ली, उसकी वैल्यू है 10 लाख, ठीक है। हम कहते हैं ये मशीन 5 साल के बाद खत्म हो जाएगी, 5 ईयर्स के बाद खत्म हो जाएगी। तो ज़ाहिर है हमें इसकी वैल्यू भी तो डिक्रीज करनी है ना हर साल। इसका मतलब यानी 4 साल बाद इसकी वैल्यू 8 लाख रह जाएगी, ठीक है। फिर जो है 3 साल बाद इसकी वैल्यू 6 लाख रह जाएगी, 2 साल बाद इसकी वैल्यू 4 लाख रह जाएगी। तो ये कैसे, हम कहते हैं यार हमने 1 साल इसकी वजह से इतना रेवेन्यू जनरेट किया, तो इस पे जो इसकी कास्ट में कमी आई, मशीन की कास्ट में, जो इसके पुर्जे वगैरह जो है डिग्रेड हुए, वो 2 लाख से डिग्रेड हुए, और ये 2 लाख डेप्रिसिएशन होती है जो हम एक्सपेंस के तौर पर चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, क्यों, बाय फेयर व्यू के लिए, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के लिए, कि हम कोई चीज़ नहीं छुपा रहे हैं, जो ओरिजिनल हमारे बिजनेस की वैल्यू है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। लास्ट चैप्टर, हर चीज़ को आप कनेक्ट कर सकते हो 5 चैप्टर 5 से, जो हमने कल पढ़ा है, फ्रेमवर्क फॉर काउंटिंग, ठीक है। इंस्टेड द कॉस्ट शुड बी स्प्रेड ओवर द पीरियड फॉर विच, ठीक है, ये वही है डेप्रिसिएशन जो मैंने बताई। इंस्टेड द कॉस्ट शुड बी स्प्रेड ओवर द पीरियड फॉर विच द एसेट जनरेट्स रेवेन्यू, एसेट हमें 5 साल के लिए रेवेन्यू जनरेट करके देगा, तो 5 साल बाद ये बेकार हो जाएगा, तो हमें ये 10 लाख की कास्ट 5 साल पे डिवाइड करनी है, यानी 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख हर ईयर में आएगी, तो वो हर ईयर में 2 लाख की कास्ट हमने वहां पे एक्सपेंस के तौर पर माइनस करनी है। अंडरस्टूड। गाइडलाइंस फॉर क्लासिफाइंग एक्सपेंडिचर, टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, विद इन द पीरियड हो, सोल्ड विद इन द पीरियड, यूज्ड अप विद इन द पीरियड, दैट इज सोल्ड विद इन द पीरियड, किसकी कैटेगरी में आ रहा है, करंट एसेट्स की, ठीक है। करंट एसेट्स की परचेज से रिलेटेड है, करंट एसेट्स की वैल्यू खुद तो एसेट हैं, लेकिन इनकी परचेज पे जो कास्ट पड़ रही होती है, क्योंकि वो हम किसके लिए देते हैं, यूज विद इन द पीरियड के लिए, और सोल्ड विद इन द पीरियड के लिए, ठीक है। तो समथिंग दैट विल लास्ट फॉर मोर देन वन पीरियड एसेट, एक्सपेंडिचर फॉर ओनर्स पर्सनल यूज, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस, ठीक है। An item that falls within the expense category is known as revenue expenditure. So, because it is set against the revenue produced by the business in that period, expenditure on assets is known as capital expenditure. ठीक है, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन एसेट से मुराद यानी स्पेसिफिकली यहाँ पे आप एज्यूम कर लें नॉन करंट एसेट्स पे जो एक्सपेंडिचर होते हैं, नॉन करंट एसेट्स पे जो एक्सपेंडिचर होते हैं, और वो भी डिपेंड करता है नॉन करंट एसेट्स पे जो एक्सपेंडिचर हूँ, और उस एक्सपेंडिचर की वजह से या तो उसकी एफिशिएंसी बढ़े, यानी वो ज़्यादा प्रोडक्ट जनरेट करना शुरू हो जाए, या फिर उसकी यूजफुल लाइफ बढ़े। आपने खर्चा किया, ये 10 लाख का एसेट था, ठीक है। तो 1 लाख 1 साल के बाद आपने इस पे 2 लाख का खर्चा किया, अब ये कहते हैं पहले ये 5 साल चलेगा, अब कहते हैं 6 साल चल जाएगा ये एसेट जी,
ठीक है, तो क्या हुआ, इसकी यूजफुल लाइफ इंक्रीज हुई। अगर ऐसा काम होता है आपके एक्सपेंस से, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो एसेट्स में प्लस हो जाएगा। अंडरस्टूड। करंट एसेट्स आपको पता है, रीड कर लीजिएगा। इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, कैश एट बैंक। नॉन करंट एसेट्स आपको पता है, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। तो मैंने बताया भी इसका पर्पस क्या होता है। नॉट इंटेंडेड फॉर कन्वर्जन टू कैश फॉर द शॉर्ट टर्म। टेंजिबल नॉन करंट, टेंजिबल टचएबल, जिनको छुआ जा सके, जिनको टच किया जा सके, वो नॉन करंट एसेट्स। ठीक है। एसेट दैट है फिजिकल सब्सटेंस, फिजिकल यानी फिजिकल उनकी एग्जिस्टेंस होती है। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, दे आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर रेंटल टू अदर्स। यानी आपने बिल्डिंग बनाई हुई है, आपका क्या नॉन करंट एसेट्स है, और वो आप रेंट पे देते हैं, और फिर आप अपनी एंट्री क्या कहते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। इसलिए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज, सर्विसेज वाला बिजनेस है कोई, आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन एज इन नॉन करंट एसेट्स, यूज द क्लास। फॉर एग्जांपल, इफ अ फर्नीचर रिमूवल कंपनी बायज अ वैन, देन इट इज प्रोबेबली, ये आपको पहले FA1 में ही बता चुका हुआ हूँ। ठीक है। बिजनेस फर्नीचिंग कंपनी है, वो अगर वैन खरीदेगी, तो क्या मतलब है भाई, वो उसका नॉन करंट एसेट्स है, वो डिलीवरी पर्पजेज के लिए खरीद रही है। अगर यानी जैन का बिजनेस है, कार्स का शोरूम रखा हुआ है, वो कार्स खरीद रहा है, तो इसका क्या मतलब है, वो सेलिंग के लिए खरीद रहा है भाई, उसने सेल्स करनी है कार, उसके लिए इन्वेंटरीज होंगी। ठीक है। वो करंट एसेट्स में जाएंगी, क्योंकि उसका बेचने का पर्पज है। समझ आई। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, नॉन करंट एसेट होता है। इफ अ मोटर डीलरशिप परचेजेज अ वैन, देन इट इज प्रोबेबली इंटेंडिंग टू सेल इट टू कस्टमर, बता चुका हूँ अभी। ठीक है, ये रीड कर लीजिएगा कोई भी, रीडिंग अच्छे से कीजिएगा। इम्पैक्ट ऑफ क्लासिफाइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये मस्ट मस्ट कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, दोबारा बताने लगा हूँ। तो ये एग्जाम में बहुत आता है। आप जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या कर रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो क्या इम्पैक्ट आएगा, कोई मुझे सोच के बताए जरा, वीडियो पॉज करके मुझे बताएं जरा। ठीक है, तो देखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, एसेट। एसेट को रिकॉग्नाइज करने की बजाय आप एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। एक तो डबल इम्पैक्ट से तो एंट्री में फर्क पड़ेगा, लेकिन इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। देखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, और एक्सपेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज कर रहे हो, एसेट को एक्सपेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज कर रहे हो। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या होगा भाई, आपके एसेट्स लेस शो होंगे। और मुझे बताओ प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट भी लेस शो होगा। क्यों, क्योंकि आप एक्सपेंस इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि एक एसेट था, उसको आप एक्सपेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो एक तो एसेट में कमी कर रहे हो, और दूसरा एक्सपेंस ज़रा माइनस होगा सेल में से, तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा। अंडरस्टूड। ये इम्पैक्ट ना भूलना, मस्ट आएगा, ये दो नंबर्स हैं आपका, ये टॉपिक समझ लो, मस्ट आएगा, आप चारों को मस्ट आएगा, ये दो नंबर का आप देख लीजिएगा। ठीक है। और दूसरी इसका करेक्शन से पूछेंगे कि अगर ये हमने एसेट को एक्सपेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया, जब इसको करेक्ट करेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। करेक्ट करेंगे तो हम कहेंगे एसेट्स ओवर स्टेट हो जाएंगे, और प्रॉफिट भी ओवर स्टेट हो जाएगा, एक्सपेंसेस अंडर स्टेट हो जाएंगे, जो राइट ट्रीटमेंट होगी। समझ आई। बेस याद रखनी है, बाकी इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो रिवर्स का वैसे का वैसे ही, रेवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो एक्सपेंस में कमी आ जाएगी, प्रॉफिट और एसेट्स ओवर स्टेटमेंट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये रीड भी कर लीजिएगा, सेम है। ये एक्टिविटीज मस्ट अच्छे वे में आपने करनी है। रिकॉर्डिंग द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है आपने। तो मैंने उस दिन आते हुए बताया था, समझ लें, मैंने तो करंट एसेट्स के बारे में ही बताया था आपको। ठीक है, कि मैं रावलपिंडी से अगर सामान ला रहा हूँ, तो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो यहाँ पे देखें,
तो अब नॉन करंट एसेट्स को, मैं कोई बड़ी मशीनरी ला रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे मेरे बिजनेस में समझ लो, मेरा जो है टेलरिंग का बिजनेस है, जो हम करते भी हैं, टेलरिंग का बिजनेस है। तो उसमें जो मशीन्स होती हैं जिन पे कपड़े सिलाई किए जाते हैं, या पीको ओवरलॉक वाली मशीन होती है, ठीक है, वो भी 50-50 हज़ार या लाख लाख तक होती है। मैं अगर रावलपिंडी से वो मंगवाता हूँ, लेके आता हूँ, तो उस पे कौन कौन सी कास्ट जो है मुझे शामिल करनी है। मैंने सिर्फ मशीन ली 90 हज़ार की, ठीक है। तो क्या ये मशीन प्राइस सिर्फ और सिर्फ मैं यही ऐड करूंगा नॉन करंट एसेट्स? नहीं भाई, नॉन करंट एसेट्स में कॉस्ट उस वक्त तक ऐड करते रहो जब तक वो बिल्कुल यूज के काबिल ना हो जाए। फर्स्ट टाइम जब वो यूज के काबिल हो जाएगा, उसके बाद जो है उसकी कास्ट यानी एंड हो जाएगी, ठीक है। वो यानी उसकी फाइनल कास्ट होगी। जैसे मैंने 90,000 की मशीन ली रावलपिंडी से, पीको मशीन ली। अब क्या, मुझे उसके साथ टेबल भी चाहिए जो टेबल में वो फिट होगी, ठीक है। मैंने टेबल लिया 5,000 का, 10,000 का समझ लें, 10,000 का टेबल लिया, वो भी क्या होगी, इसमें प्लस होगी, एसेट की कास्ट में प्लस होगी। अब डिलीवरी और हैंडलिंग कास्ट, डिलीवरी का मुझे पड़ा जी, समझ लें 5,000, ठीक है। फिर हैंडलिंग यानी उसको इधर उठा के उधर रखना, लेबर मैंने एडजस्ट करवाई, तो वो मुझे 500 में पड़ी। साइट प्रिपरेशन, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं, वो मशीन बड़ी है नहीं, उसके अगर स्पेसिफिक हो, बाद मशीन जो है ना, उनके लिए साइट प्रिपरेशन करना पड़ती है, ठीक है। जैसे पता है आपको, बोरिंग वाली मशीन आप लेके आए, तो उसके लिए पहले 1-2 दिन तो वो ज़मीन को बराबर वगैरह करते हैं, तो एक दिहाड़ी तो उनकी वो हो जाती है, ठीक है। तो ये साइट प्रिपरेशन में वो भी एसेट्स की कास्ट में आएगी। मैं भी अगर अपनी मशीन को वहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ, तो मेरी मशीन जो है ज़मीन में जाने के लिए मुझे जो वो साइट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, मैं कहता हूँ टेबल अच्छे से एडजस्ट हो जाए जी, वहाँ पे कील मेहें वगैरह लग जाएं, ठीक है, सही करके, तो मैं साइट प्रिपेयर करवा रहा हूँ उसके लिए। तो वो कास्ट यानी समझ लें मुझे 2,000 तक आ गई। फिर क्या है, अगर आप वो बात है नॉन करंट एसेट्स यानी कोई प्रॉपर्टी वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। अभी पहले मैं इसी में ही चलता हूँ, साइट प्रिपरेशन। अब इंस्टॉलेशन करवानी है मुझे, इंस्टॉलेशन से मुराद मैं उसको फिक्स वगैरह करवा रहा हूँ, फिट करवा रहा हूँ, जो है मशीन मेरी, उसको मैं टेबल में डलवा कर, नेट्स वगैरह लगाकर सारी मिनी सिस्टम वगैरह उसके फाइनल करवा रहा हूँ। ये इंस्टॉलेशन की कैटेगरी में आता है। तो इंस्टॉलेशन में आ गई, ठीक है, मैं मशीन के सारे पार्ट्स वगैरह जुड़वा रहा हूँ। तो ये सारी, उसमें अगर उस जगह पे मुझे कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत हो, मैं उस मशीन के लिए स्पेसिफिकली अपनी शॉप के अंदर कुछ कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूँ, तो वो भी इसमें जाएगी, ठीक है। इंस्टॉलेशन और असेंबली कास्ट होगी, ये मुझे उसने कहा, जो स्पेसिफिक बंदा आया उसने कहा जी मैं 5,000 लूंगा, ठीक है। तो ये मेरी इन टोटल कास्ट आ गई मुझे उस मशीन पे 1,50,000। यहाँ तक बात क्लियर। अब जो बाज चीज़ें होती हैं ना, बाज प्लांट एंड मशीनरी बहुत हाई लेवल की होती हैं, जिन पे ये जो ऑयल रिफाइनरीज वगैरह होती हैं, तेल निकालने वाली जो मशीनें होती हैं, कंपनीज जो होती हैं कानकुनी वगैरह करने, उनको साइट प्रिपरेशन में भी इतनी देर लगती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स उनकी आती हैं, प्रोफेशनल फ़ी के वो वहाँ पे लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, वहाँ पे कंस्ट्रक्ट को बिल्डिंग कर सकता है नहीं कर सकता। तो ये सब जो है ना, एक करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स की कास्ट में जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस, इसको बारोइंग कॉस्ट भी कहते हैं, बारोइंग कॉस्ट दैट इज स्पेसिफिकली टू बाय ए नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। आपने अगर किसी से बैंक से उधार लिया, और वो स्पेसिफिकली आपने नॉन करंट एसेट परचेज करने के लिए लिया, ठीक है, आपने बैंक से 2 लाख का उधार लिया, तो उस पे आपको 20,000 की फाइनेंस कॉस्ट पड़ रही है, तो वो 20,000 की फाइनेंस कॉस्ट भी एसेट में प्लस होगी, ठीक है। कि आपको ये कास्ट जो 20,000 की पड़ी एसेट की वजह से पड़ी है, तो ऑल द कास्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट्स टू द लोकेशन, लोकेशन यानी उसकी लोकेशन तक, एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, कि अब यूज के काबिल है, हाँ अब मेरी मशीन यूज के काबिल है, अब मेरा प्लांट बिल्कुल यूज के काबिल है, अब मैं बटन दबाऊंगा वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वहां तक लाने के लिए जो भी कॉस्ट्स आएंगी, दैट विल बी capital expenditure, and it will add up in the non-current asset, ठीक है। setting up the correct ledger accounts,
करेक्ट। लेजर अकाउंट्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स के बारे में कौन कौन से बना सकते हैं? ठीक है, मेन अकाउंट्स लैंड एंड बिल्डिंग्स, इसका लेजर बना सकते हैं। फिर फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, जो चेयर्स डेस्क शेल्व्स वगैरह होती हैं उनका। ठीक है, तो लाइट्स वगैरह, ठीक है, जो बल्ब वगैरह आपने जो और कुछ ये नहीं लगाए हुए हैं। तो ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, टाइपराइटर्स एटसेट्रा, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, ये आप हायर लेवल पे बहुत ज़्यादा यानी प्रीशियस होते हैं और डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। मोटर व्हीकल्स, ठीक है, तो मोटर व्हीकल का अकाउंट बन सकता है। ये कुछ अकाउंट हैं जो आप लेजर के तौर पर बना सकते हो। बेसिक डबल एंट्री फॉर द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, क्या होता है? एसेट टू कैश या एसेट टू पेएबल, नॉन करंट एसेट टू कैश अकाउंट या नॉन करंट एसेट टू अकाउंट पेएबल। एक्टिविटी फिर आ गई है, आपने करनी है डबल एंट्री अकाउंट विद सेल टैक्स परचेज में। आपको पता है क्या होता है? अकाउंट पेएबल टोटल होता है परचेजेस प्लस सेल टैक्स, ये डेबिट, यानी नॉन करंट एसेट डेबिट, सेल टैक्स डेबिट, और अकाउंट पेएबल क्रेडिट या कैश क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्री आप पीछे पढ़ चुके हैं, सेल टैक्स के साथ सेम वही है। ठीक है जी, एक्टिविटी 4 आपने ये करके दिखानी है। फिर सेटिंग अप इन एसेट रजिस्टर। हाँ जी, एसेट रजिस्टर। एसेट रजिस्टर क्या होता है? ये डबल एंट्री वगैरह से हट के होता है। इस रजिस्टर में तमाम एसेट्स की डिटेल होती हैं, कंपनी के तमाम एसेट्स की डिटेल होती हैं। ये इसलिए रखा जाता है ताकि एसेट्स की रिकॉन्सिलिएशन करवाई जा सके। ठीक है, जो भी आप एसेट खरीदते हो ना, यहाँ पे लिख देते हो ये एसेट 2, एसेट 3, एसेट 4, एसेट 5, इसमें नंबरिंग होती है। एसेट्स का प्रॉपर यानी मॉडल होता है, उसका नेम लिखा जाता है। ठीक है, जो जो कंपनीज में एसेट्स होते हैं ना, उनका प्रॉपर यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। रिकॉन्सिलिएशन कैसे होती है? आप इसको लेजर के साथ कंपेयर करवाते रहते हो कि जो कुछ रिकॉर्ड्स आपका एसेट रजिस्टर में है वो सारा का सारा लेजर्स में भी है, वो टोटल इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, एसेट रजिस्टर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स, ईच रिलेटिंग टू एन इंडिविजुअल एसेट। हर एसेट का अपना अपना एक रिकॉर्ड होता है। कैरिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट्स परचेजेस, डिस्क्रिप्शन, लोकेशन। ठीक है, कि ये एसेट जो है कंपनी का किस जगह पे पड़ा हुआ है, किस रूम में पड़ा हुआ है, किस ब्रांच में पड़ा हुआ है। ठीक है, इस पे कितनी डेप्रिसिएशन हो रही है, ये लाया गया कितने का था, वैल्यू इसकी कितने की है, पूरे एसेट की डिटेल होती है इसमें। ठीक है, कितने साल के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसके अर्जेंट रिगार्डिंग टी अकाउंट्स से जनरल लेजर, तो इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाता है, तो रिकॉन्सिलिएशन हो जाती है। और अगर मैच हो जाए बैलेंस तो सेटिस्फाई हो जाते हैं। बाजुकात ऐसा होता है करंट रजिस्टर में, ठीक है, नॉन करंट रजिस्टर में ज़्यादा अमाउंट शो हो रही होती है या जनरल लेजर में कम अमाउंट शो हो रही होती है। तो ये हो सकता है हमने नॉन करंट एसेट रजिस्टर में से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की हुई है, या फिर हमने कोई एसेट डिस्पोज कर दिया वो माइनस नहीं किया हुआ। या बाद औक़ात ऐसा होता है लेजर में अमाउंट कम शो हो रही है, नॉन करंट एसेट में ज़्यादा हो रही है, हमने नया एसेट खरीदा, नॉन करंट एसेट रजिस्टर में ऐड कर दिया, पर अभी तक उसका लेजर अकाउंट नहीं बनाया। ठीक है, उसकी डबल एंट्री नहीं की। अंडरस्टूड? तो ये चीज़ें डिफरेंस हो सकती हैं, तो फिर इनको रिकंसाइल करके एग्री करवाना पड़ता है। तो ये भी आपके क्वेश्चंस में आता है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये आपको नेक्स्ट ऑडिट लेवल तक जाएगा लेके। ठीक है, देखो, तो लिंक ऑफ एसेट रजिस्टर टू अकाउंटिंग सिस्टम, जो बातें आपको बताई वही वाली हैं, रीड करना आप। कंटेंट्स ऑफ एसेट रजिस्टर ऊपर बता चुका हूँ। एसेट नंबर, यूनिक नेम होता है, नंबर गिवन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एसेट, लोकेशन, रेफरेंस टू द सप्लायर, किस रेफरेंस से लिया, डेट ऑफ परचेज, यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ द एसेट, रेजिड्यूल, स्क्रैप वैल्यू। बाज एसेट्स की स्क्रैप वैल्यू होती है, रेजिड्यूल या स्क्रैप वैल्यू, ये आप नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जब आपका होगा चैप्टर यानी डेप्रिसिएशन, जब आप निकालेंगे रेजिड्यूल वैल्यू। अब मिसाल के तौर पर मैं रेजिड्यूल वैल्यू की आपकी एग्जांपल देता हूँ। आपने एसेट एक परचेज किया 1 लाख का। ठीक है, इसका यूज़ है ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल यूज़ हो जाएगा, उसके बाद ये बेकार हो जाएगा। बेकार हो जाएगा ज़ाहिर, हम फिर क्या करेंगे? स्क्रैप में सेल करेंगे। तो हम एज्यूम करते हैं इसकी स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख वाले की 10,000 में, यानी 5 साल यूज करने के बाद भी ये 10,000 का सेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्रैप वैल्यू, जब भी आप डेप्रिसिएशन निकालते हो ना, आप क्या करते हो? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ।
ठीक है। यूजफुल लाइफ हम कहते हैं 5 साल का है, तो कास्ट कितनी है, 1 लाख है। स्क्रैप वैल्यू हमने क्यों निकाल दी, स्क्रैप वैल्यू इसलिए निकाल दी भाई क्योंकि 10,000 का बिक ही जाएगा, तो इसलिए 5 साल को इस पे किस पे डेप्रिशिएट करना है, 90,000 पे, जो इसकी कास्ट बचती है। ठीक है, क्योंकि 10,000 का ये फिर सेल हो जाएगा लास्ट में 5 साल के बाद। ठीक है, तो वो इसकी स्क्रैप वैल्यू है जी, क्योंकि इसको डिस्पोजल डिस्पोजल जब हम करते हैं ना, इसलिए करते हैं, एसिड बेकार हो गया, अब इसको डिस्पोज कर दें जी। समझ आई। डेट ऑफ डिस्पोजल, डिस्पोजल प्रोसीड्स, कैरिंग वैल्यू। ठीक है, कैरिंग वैल्यू देखें तो कैरिंग वैल्यू क्या होती है। अब देखें इसकी क्या होगी, डेप्रिसिएशन 5158, 18,000 इसकी पर ईयर डेप्रिसिएशन आ रही है, तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द करंट ईयर समझ लें इस एसेट के लिए 18,000 है। ठीक है, अब कैरिंग वैल्यू क्या है, कैरिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं, कास्ट, ओरिजिनल कास्ट जो होती है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो तो कैरिंग वैल्यू आ जाती है। ठीक है, कास्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू और कैरिंग वैल्यू, यहाँ पे कैरिंग वैल्यू क्या आती है तो देख लें, 82,000। ठीक है, यानी हमारा एसेट 1 साल गुजरने के बाद उसकी वैल्यू 1 लाख से 82,000 हो जाएगी। अंडरस्टूड। तो ये देखें एसेट रजिस्टर का फॉर्मेट, इसमें क्या क्या लिखा होता है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन एन एसेट रजिस्टर इज रिकॉर्डेड इन एन एसेट रजिस्टर। ठीक है, तो ये सब कुछ रजिस्टर किया जाता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड मिसाल के तौर पर 3 साल गुजर गए आपको, 5 साल यूजफुल लाइफ है, 3 साल गुजर गए आपको, हर साल की डेप्रिसिएशन है 18,000। ठीक है, 18,000 एंड 18,000, 3 साल गुजर गए, तो टोटल डेप्रिसिएशन आपकी 3 सालों में कितनी होगी, 54,000। तो ये आपका क्या हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अंडरस्टूड। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की भी टर्मिनोलॉजी समझ में आई। टोटल डेप्रिसिएशन अप टू द डेट। ठीक है, फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स। Changes of information in the asset registered, any changes to the information must be recorded in the, यानी कोई भी चेंज हो रही हो, जैसे मैंने आपको बताया था नया एसेट आ रहा है तो वो भी रजिस्टर होना चाहिए, कोई एसेट डिस्पोज हो रहा है तो उसके बारे में भी रिकॉर्ड खत्म करना चाहिए, सब कुछ ये एक्टिविटी अच्छे से करनी है आपने। रिकॉन्सिलिएशन ऑफ द एसेट टू द जनरल लेजर। ठीक है, मैंने आपको ये पहले ही बता चुका हूँ, रिकॉन्सिलिएशन एसेट रजिस्टर से जनरल लेजर से कोई एसेट डिस्पोज कर रहे हो तो ये नहीं, रिकॉर्ड अब आपने मैच करना है। रिकॉन्साइल का आपको पीछे भी पता है, F1 में भी आपने बैंक रिकॉन्सिलिएशन, कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन, यानी आपस में जिनको क्रॉस मैच किया जाता है। आप एसेट रजिस्टर का टोटल लेते हो, फिर जनरल लेजर से टोटल मैच करवाते हो, अगर कोई कमी बेशी आ रही है तो फिर देखो वो किधर बैलेंस, क्यों, क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं भाई, मैंने आपको बताया है। एक तो ये हो सकता है कि आपका एसेट डिस्पोज कर दिया लेकिन एसेट रजिस्टर से नहीं निकाला, या शायद एसेट रजिस्टर से निकाल दिया है, उससे नहीं निकाला, आपने नया एसेट लाया। ठीक है, तो वो एसेट जो है, आपने नया एसेट लिया ना, तो वो एसेट आप उसके लिए क्या कर रहे हो। ठीक है, वो उसको एसेट रजिस्टर में रिकॉर्ड कर रहे हुए हो, शायद आपने एसेट रजिस्टर में रिकॉर्ड कर दिया लेकिन आपने उसको एसेट रजिस्टर में रिकॉर्ड कर दिया, मगर आपने जनरल लेजर में रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, तो डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करवा सकती हैं, ये आप क्रिएट कर लीजिएगा, सेम यही थिंग है। तो हाउ द टू और एग्रीड। ठीक है, बैलेंसिंग करें, चीज़ें देखें, जैसे ऊपर आपको भी बताया है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हमने एसेट रजिस्टर में रिकॉर्ड की हुई है या उधर नहीं है, क्या हमने कोई डेप्रिसिएशन कम तो नहीं रिकॉर्ड कर दी, या हमने कहीं पे कमी बेशी तो नहीं छोड़ी। तो कंपेयर करेंगे तो हमें डिफरेंस नज़र आ जाएगा, अच्छे से रिकॉन्सिलिएशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो फिर हो जाएगा फाइंडिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द टू। तो
हाउ टू अकाउंट फॉर डिफरेंसेस, यानी वो ही जो मैंने ऊपर आपको समरी बयान की है वो ही है सब कुछ, यानी स्टेप बाय स्टेप इन्होंने लिखा हुआ है। देखें तो इफ एन एंट्री इन द एसेट रजिस्टर इज इनकरेक्ट देन इट इज सिंपली मैटर ऑफ करेक्टिंग एंट्री इन द एसेट रजिस्टर। ठीक है, तो अगर सिर्फ एसेट रजिस्टर में कोई एंट्री गलत है तो सिर्फ सिर्फ क्या करें, एसेट रजिस्टर को आप एडजस्ट करते हैं। ठीक है, इफ द जनरल लेजर इज इनकरेक्ट देन द करेक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द जनरल लेजर विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एरर। ठीक है, अगर जनरल लेजर में कोई मिस्टेक है, टाइप ऑफ एरर है, तो वो ये आपको पीछे भी पड़ा है ट्रायल बैलेंस में, करेक्शन ऑफ एरर्स में, कि कौन सा एरर है, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन कौन सा किस कैटेगरी में आ रहा है, तो उसको कैसे एडजस्ट करना है, सस्पेंस अकाउंट खुलेगा या नहीं खुलेगा, इस हवाले से। ठीक है, तो ये एसेट काउंट्स उसने कब बनाना है, आजकल ही बनाना है। ठीक है, नीड फॉर एन एसेट काउंट ऑन रेगुलर मैं एक बेसिस। बंदा है तो उसका नंबर देता हूँ ना, उससे बात बात करो। मैं उधर एक मैं लिख Asset दिया हुआ है। counts, the need for an asset count on a regular basis, चार दिन कि जाना एसेट्स को पड़ेगा आपने काउंट करना है। ठीक है, कि तीन पे जो चार है दिन कितने जाना पड़ेगा। एसेट्स हैं आपके पास। हम्म। ठीक है, है तो इधर वो पास में फिजिकली है, आप बेच के ना तो वो एसेट्स का ये है इधर ग्रीन देखते पार्क के वगैरह पास। हैं, जैसा कि मेरी कंपनी के ये ग्रीन 20 पार्क एसेट्स हैं मेरे एसेट रजिस्टर में लिखे हुए, है। तो उसकी कंफर्मेशन लेफ्ट करना है कि रजिस्टर में 20 एसेट रिकॉर्ड हैं, तो क्या ये फिजिकली भी प्रेजेंट हैं या नहीं। क्या करेंगे, मैं आपको भेजता हूँ, जैन और हसीब मेरे एम्प्लॉय हैं, मैं इनको कहता हूँ जो ये सारे ये भी देख चेक लेना करके हो। ये क्यों जरूरी होता है, दिया क्योंकि हुआ जो है कंपनीज में होता है ना, ऑडिट जब होती है तो ये सब कुछ चेक किया जाता है। क्यों, क्योंकि देखें भाई, अगर आपके एसेट रजिस्टर में ज्यादा शो हो रहे हैं, लेजर में ज्यादा शो हो रहे हैं, तो आपके क्या होंगे, एसेट्स ओवर स्टेट होंगे, एसेट्स ओवर स्टेट होंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट ओवर स्टेट होगा। ठीक है, प्रॉफिट ओवर स्टेट होगा क्योंकि एक्सपेंसेस लेस होंगे, तो प्रॉफिट भी ओवर स्टेट होगा, तो आपके बिजनेस की वैल्यू भी ज्यादा शो होगी, वैल्यू ज्यादा शो होगी तो देख लें भाई बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं सोचूंगा इस बिजनेस की वैल्यू बड़ी अच्छी है, तो इसलिए एसेट्स काउंट ऑडिट के पर्पज में भी बड़ा जरूरी होता है। टीम ऑफ एम्प्लॉइज कैसे करें जी, टीम ऑफ एम्प्लॉइज इफ एन एसेट इज फाउंड, एसेट नंबर ऑन द एसेट विल बी चेक्ड अगेंस्ट द लिस्ट ऑफ एसेट्स टू इंश्योर दैट डिस्क्रिप्शन इज करेक्ट, क्योंकि वही एसेट है उसको यानी रीचेक करें एसेट को। ठीक है, तो फिर अगर एसेट यानी आपको सारी डिस्क्रिप्शन मिल जाए रजिस्टर पे भी लेजर पे भी, और एसेट्स को फिजिकली प्रेजेंट भी आप देख लें, तो आप उसको मार्क कर दें कि वाकई ये ठीक है। इफ एन एसेट इज फाउंड बट नो डिटेल्स कैन बी फाउंड ऑन द एसेट रजिस्टर then the asset will be added to the list, the asset will then be cause for investigation। ठीक है, तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि एसेट आपको फाउंड हो जाए लेकिन रजिस्टर में उसकी अमाउंट नहीं लिखी हुई थी, तो वो आप मेंशन कर दें कि ये एक हमने फाइंड किया जी, ये रजिस्टर और लेजर पे नहीं है, इसका क्या करना है। व्हेन ऑल आइटम्स ऑफ नॉन करंट एसेट एलोकेशन हैव बीन काउंटेड देन द एसेट विल बी रिव्यूड, दोबारा रिव्यू कर लें, एनी आइटम्स नॉट मार्क्ड एज हैविंग बीन काउंटेड आर देयरफॉर मिसिंग एंड नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेट करें। फिर हाउ द अकाउंट फॉर डिफरेंसेस, उनकी बेस पे जाएं कि एसेट मिस है तो क्या होना चाहिए, मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द एसेट रजिस्टर। अगर कोई एसेट मिस है, आपको मिला नहीं, रजिस्टर पे लिखा है, तो ज़ाहिर है एसेट आपके एवर स्टेट है, तो रजिस्टर से वो अकाउंटिंग खत्म कर दें। ठीक है, एसेट फाउंड बट नॉट ऑन द रजिस्टर, तो रजिस्टर पे उसकी एंट्री, एसेट फाउंड हुआ है रजिस्टर पे एंट्री नहीं है तो रजिस्टर पे उसको एंटर कर दें। नीड फॉर एथोराइजेशन, व्हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर नीड्स टू बी एथोराइज्ड। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर इन अ बिजनेस इज टू परचेज नॉन करंट एसेट, दे आर आल्सो द बिजनेस assets most likely to be misused or misappropriated by employees। ठीक है, सबसे बड़ा जो एक्सपेंडिचर होता है ना बिजनेस में, वो नॉन करंट एसेट्स पे ही होता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि आपको बिल्डिंग एक रिक्वायर होती है, आपकी जब बहुत बड़े लेवल पे कंपनी होती है तो आप नॉन करंट एसेट्स उस ओनली 2 मिनट्स। ठीक है, तो ये बिल्डिंग वगैरह आप जब परचेज करते हो या बहुत ही बड़े लेवल पे आप कोई यानी ऑयल रिफाइनरी कर रहे हो या कानकुनी वगैरह का माइनिंग्स का काम कर रहे हो, तो आपकी मशीनरी बहुत हैवी किस्म की होती है, तो वो उस पर बहुत ज़्यादा कास्ट होती है, तो वो आप
इसी तरह परचेज नहीं कर सकते जैसे आप आम चीज पर परचेज करते हो, कॉपी पेंसिल वगैरह। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर अथोराइजेशन रिक्वायर होती है। आप जो है परचेज मैनेजर होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है। इसी तरीके से जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट चैप्टर में पढ़े, वो सेम सीक्वेंस यहाँ पे अप्लाई होगा तो आपके पास वो चीज़ आएगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्या होना चाहिए, बिजनेस पर्पज के लिए होना चाहिए। ठीक है, जस्टिफाइड परचेजिंग, रियली जस्टिफाइड होना चाहिए कि वाकई इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या बिजनेस उसको अफोर्ड भी कर सकता है उस एसेट को, कि नहीं, कि आप इतना ही नहीं डेट लेके वो ले रहे हो, बाद में वो रिकवर भी ना हो सके। ठीक है, तो फिर ये इस फॉर्म में क्या क्या डिटेल होनी चाहिए। एसेट की डिस्क्रिप्शन क्यों रिक्वायर है, एविडेंस टू जस्टिफाई द रीजन। कोट्स, कोट्स क्या होती हैं, यानी प्राइसेस आप डिफरेंट सप्लायर से कांटेक्ट कर रहे हो, भाई ये एसेट कितने का दोगे, ये कितने का दोगे। ठीक है, तो फिर आप वो कोट्स भी आपने मेंशन की हुई हूँ। तो सप्लायर रिकमेंडेशन फ्रॉम द कोट्स, आपने रिकमेंडेड सप्लायर भी सिलेक्ट किया हुआ हो कि ये सबसे बेनिफिशियल है। ठीक है, इसकी कॉस्ट भी कम है, क्वालिटी भी इसकी प्रोडक्ट की अच्छी है, तो वो हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, रिक्वेस्टर सिग्नेचर, कौन डिमांड कर रहा है, अथोराइज्ड काउंट्री सिग्नेचर। अथोराइज जो बंदा अथोराइज करेगा, जिसके पास यानी अथॉरिटी होगी, जो हायर लेवल पे, बहुत हायर लेवल पे होगा। वाई डिस्पोजल इन पार्ट एक्सचेंज नीड टू बी अथोराइज्ड। डिस्पोजल्स, जब आप ऐसे डिस्पोज कर रहे हो, भाई उसको भी अथोराइज करवाना है कि ये क्यों डिस्पोज कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि अब वो 5 साल उसके पूरे हो गए, तो इसलिए डिस्पोज कर रहा हूँ जी, अब ये बेकार है, अब ये वो वाली एफिशिएंसी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आप अगर 5 साल वाला 3 साल वाला में तो नहीं डिस्पोज कर रहे, ये ना अपने बेनिफिट के लिए, अपने मजीद यानी कैश के लिए आप कर रहे हो, तो सही वैल्यू पे कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। डिस्पोजल, पार्ट एक्सचेंज, यानी आपने पुराना एसेट दिया और उसके बदले में, ठीक है, नया एसेट लिया, और उसके जो पैसे कुछ बचते थे वो आपने पार्ट एक्सचेंज में लगा दिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 लाख का एसेट है। ठीक है, 10,000 स्क्रैप वैल्यू थी, आपने 4 साल बाद यानी उसको बेचना है, तो 4 साल तक उसकी वैल्यू जो है, 4 साल बाद जो उसकी वैल्यू बनती है, कितनी बनती है, 30,000 अभी भी बचती है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो आप नया एसेट खरीदना चाहते हैं, नया 1,20,000 में मिलता है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे पार्ट एक्सचेंज करवा लो। ठीक है, ये 30,000 है, तो 90,000 हम मोर पे करेंगे और आपको नया एसेट दे देंगे। अंडरस्टूड। ठीक है, तो इसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने ये एसेट कैसे कंज्यूम किया, ये किधर आपने डिस्पोज किया, क्यों कर रहे हैं पार्ट एक्सचेंज, यानी कैसे हर चीज़ की एथोराइजेशन ज़रूरी है, ये ऑडिट पर्पसेस के लिए बहुत मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप दैट आई डिड माई बेस्ट टू क्लियर दिस। तो आपने भी अच्छे से इसको करना है। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़।